हेलो। बेटा जो कल आपको एक क्वेश्चन दिया उसमें एक एरर थी, है ना। एरर ये थी कि मैंने शायद हाफ सी डी, वहां पे ये हाफ डी आएगा बेटा, है ना। ये करेक्शन लिखा हुआ है यहाँ पे, देखो ये हाफ डी आने के बाद अब ये क्वेश्चन हो जाएगा आराम से, है ना। हो जाएगा बच्चों अब ये क्वेश्चन आराम से। ये क्वेश्चन ने एंड इसमें मैंने क्या किया, ये क्वेश्चन जो क्वेश्चन 2 में था यहाँ थोड़ी सी गलती हो गई थी, वो रिवर्स किया था लेकिन 1/2 नहीं किया था मैंने, तो अब मैंने इसको सही कर दिया, 1/2 कर दिया इसको, ठीक है ना। तो ये हो गए बच्चों क्वेश्चंस। आपने जो नीट में आए थे वो भी, नीट के क्वेश्चंस को भी ट्राई कर लिया क्या आप लोगों ने? नीट में जो क्वेश्चंस आए थे वो भी ट्राई कर लिए क्या आप लोगों ने? बोलो बच्चों, कर लिए? नीट में आने वाले क्वेश्चंस आपने ट्राई कर लिए? बोलो। चलो अब देखो बच्चों, अपन टेम्परेचर का इफेक्ट समझ रहे हैं, ठीक है ना। तो टेम्परेचर के इफेक्ट को मुझे समझाना है बच्चों आप लोगों को, ठीक है ना। तो टेम्परेचर का इफेक्ट जो है वो अपन समझते हैं। तो मैंने टेम्परेचर के लिए आपको एक इक्वेशन बताई थी बच्चों, अगर याद हो तो, है ना। टेम्परेचर के लिए मैंने इक्वेशन बताई, है ना। ये बताई थी बच्चों आप लोगों को। अब देखो बेटा, इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग अपने को चलना है बच्चों, ठीक है। तो ये इक्वेशन मैंने लिखा दी थी आप लोगों को सारा कुछ। अब यहां से देखो बच्चों, एक काम करते हैं, सुनो। मैं ऐसा कहता हूं कि लेट T2 ग्रेटर देन T1, ठीक है। अगर T2 ग्रेटर देन T1 है बच्चों, तो बताओ T1 T2 T1 T2, क्या ये वाला जो फैक्टर है वो पॉजिटिव में आएगा क्या? बताओ। अगर T2 ग्रेटर देन T1 हो तो T2 माइनस T1 T2, बोलो बच्चों, ये फैक्टर पॉजिटिव है क्या? आ जाएगा बच्चों फैक्टर पॉजिटिव में पूरा? ये फैक्टर पॉजिटिव में आ जाएगा क्या? बोलो बच्चों। अरे बेटा समझ में आ गया? मान लीजिए मैंने एक तो ले लिया 20, एक ले लिया मैंने -10, और 20 इंटू 10 कर लीजिए, ये फैक्टर आएगा तो पॉजिटिव में ही ना। T2 ग्रेटर देन T1 करने पर ये फैक्टर पॉजिटिव में आ जाएगा। अब देखो बेटा सुनो, अब मैं आपको केस बताता हूं, ठीक है ना। मेरी बात सुनिए ढंग से। केस फर्स्ट, मैंने बोला बच्चों कि मेरे पास एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है। कैसी रिएक्शन है? एंडोथर्मिक रिएक्शन है बच्चों, ठीक है। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन का मीनिंग समझते हैं आप? बताओ बच्चों। डेल्टा एच क्या होता है? पॉजिटिव होता है क्या? एंडोथर्मिक का मतलब जिसको आप हीट देते हो, हीट एब्जॉर्ब होती है। तो पॉजिटिव का मतलब मैं ये भी कह सकता हूं क्या कि डेल्टा एच ग्रेटर देन 0 हुआ, मतलब ग्रेटर देन 0 भी होता है क्या? 1 2 जो भी है वो ग्रेटर देन, जो बोलो बेटा ग्रेटर देन 0 हो गया। तो अब बताओ बच्चों, देखो आप मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। ये वाला पूरा फैक्टर तो आपने भी देखा कि पॉजिटिव है ना। T2 माइनस T1 T1 अपॉन T2, ये पूरा फैक्टर तो पॉजिटिव है। आर आपको पता कभी नेगेटिव हो नहीं सकता, सिर्फ यही हो सकता है ना, डेल्टा एच प्लस या माइनस। तो अभी डेल्टा एच प्लस में है, तो बच्चों डेल्टा एच भी प्लस है और T2 माइनस T1 ये वाला फैक्टर भी पूरा प्लस में है। तो ओवरऑल इस कंडीशन में मैं अगर लिखूं तो क्या ये वैल्यू पॉजिटिव में आएगी क्या? ये वैल्यू पॉजिटिव में आएगी क्या बच्चों? बताओ। T2 ग्रेटर देन T1 बच्चों पॉजिटिव में आएगी क्या? आएगी बेटा, समझ में आ रहा है क्या मामला, है ना। तो अगर ये पॉजिटिव में आएगी तो
log K2 log K2 ग्रेटर देन K1, ऐसा बोल सकते हैं? यानी बताओ, यानी मैं आपको अच्छे से कह सकता हूं कि जब आपने T2 ग्रेटर देन T1 लिया, जब आपने T2 ग्रेटर देन T1 लिया तो K2 ग्रेटर देन K1 आ रहा है क्या? T2 ग्रेटर देन T1 लिया तो K2 ग्रेटर देन K1 आ रहा है क्या? आपका टेम्परेचर बढ़ने के साथ, तो मैं ऐसा कह सकता हूं कि फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शन, है ना, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर K also K इक्विलिब्रियम also इंक्रीजेस। बोलो बच्चों, समझ में आ गया? बोलो बेटा, समझ में आया? तो मैं ऐसा कह सकता हूं कि देखो, फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शन, है ना, डेल्टा एच जिसके लिए क्या होता है, प्लस होता है ना बच्चों, डेल्टा एच प्लस होता है, डेल्टा एच प्लस होता है। अगर आप क्या करते हो, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो के इक्विलिब्रियम बढ़ेगा, अगर आप टेम्परेचर घटाओगे तो के इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा बच्चों, घट जाएगा ना। ये बात आपको समझ में आ गई क्या? बोलो बच्चों, ये बात आपको समझ में आ गई? सबको समझ में आ गई? अब आओ देखो बेटा, सुनो, अपन लेते हैं नेक्स्ट केस सेकंड। देखो, केस सेकंड की बात मैं अगर करूं, और एक्सोथर्मिक रिएक्शन, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन का मतलब डेल्टा एच नेगेटिव होता है क्या बच्चों? एक्सोथर्मिक का मतलब हीट रिलीज करना होता है, हीट रिलीज करना होता है बच्चों, बोलो, हीट रिलीज करना होता है, नेगेटिव होता है बच्चों। अब देखो, अब आपके पास इक्वेशन ये है, log K2 माइनस log K1, ठीक है, और क्या था, डेल्टा एच 2.303 R 1 अपॉन ये क्या है, T2 माइनस T1 T1 T2। अब देखो बेटा, सुनो, हमने ये बोला था कि T2 ग्रेटर देन T1 है, T2 ग्रेटर देन T1 है, तो ये पूरा फैक्टर तो किस में आएगा बच्चों, बताओ, ये पूरा फैक्टर तो पॉजिटिव में आया, ये पूरा फैक्टर तो पॉजिटिव में, और ये वाला फैक्टर किस में आया बच्चों, बताओ, ये वाला फैक्टर नेगेटिव में। तो अब बताओ बच्चों, प्लस और माइनस नेट क्या हो जाएगा, प्लस और माइनस का मल्टीप्लीकेशन क्या हो जाएगा बच्चों, एक फैक्टर प्लस में एक फैक्टर माइनस में, तो नेट फैक्टर क्या हो जाएगा, नेट फैक्टर माइनस हो जाएगा क्या, नेट फैक्टर माइनस हो जाएगा क्या? तो मेरे पास क्या ऐसा आ जाएगा, log K2 माइनस log K1, क्या ये नेगेटिव में आ गया, क्या ये नेगेटिव में आ गया बच्चों, बोलो, ये नेगेटिव में आ गया। ये नेगेटिव में आने का मतलब क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि K2 लेस देन K1, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं, बोलो, अरे बच्चों बोल सकता हूं क्या? बोलो, बात समझ में आई? ये बात समझ में आई बच्चों? तो अपन ऐसा कह सकते हैं कि ये कब आया, व्हेन T2 ग्रेटर देन T1, ऐसे ही है ना बच्चों? यानी अपन ऐसा बोल सकते हैं कि फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन, है ना, फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। बच्चों बात समझ में आई? बोलो, एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए जब आपने टेम्परेचर राइज किया तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू कम हो गई, और एंडोथर्मिक के लिए क्या हुआ,
एंडोथर्मिक के लिए क्या हुआ बच्चों, बताओ? बढ़ गई ना? बढ़ गई बच्चों? ये बात आप लोगों को दिमाग में बैठी क्या? ये बात आप लोगों के दिमाग में बैठी? अब एक सिंपल सा क्वेश्चन बताओ। देखो बेटा, मेरे पास एक क्वेश्चन है इस तरह से, ठीक है? मैंने क्या किया, इधर तो ले लिया टेम्परेचर, ठीक है, और इधर ले लिया के इक्विलिब्रियम की वैल्यू। एक बार टेम्परेचर ले लिया मैंने 300 केल्विन, एक बार ले लिया 400 केल्विन। मैंने बोला 300 केल्विन पर इसकी वैल्यू ये है एंड 400 केल्विन पर इसकी वैल्यू ये है बच्चों। आप बताओ ये रिएक्शन एंडोथर्मिक है या एक्सोथर्मिक है? बताओ बच्चों, ये रिएक्शन एंडोथर्मिक है या एक्सोथर्मिक है? देखिए बच्चों, को समझ में आ रहा है? कुछ समझ में आ रहा है बच्चों? बोलो। आप बताओ, टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो क्या हो रहा है? टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, और टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो के इक्विलिब्रियम की वैल्यू क्या हो रही है? बढ़ रही है ना? टेम्परेचर बढ़ा रहे हो आप, देखो, तो के इक्विलिब्रियम की वैल्यू क्या हो रही है? बढ़ रही है ना? बढ़ रही है बच्चों। तो अगर ये वैल्यू बढ़ रही है, तो अगर ये वैल्यू बढ़ रही है तो बोलो बच्चों, मैं क्या कह सकता हूँ? ये कैसी रिएक्शन होगी? एंडोथर्मिक रिएक्शन होगी क्या? होगी बेटा? होगी? चलो ये बताओ, मैंने बोला ये टेम्परेचर है और ये के इक्विलिब्रियम है, 300 केल्विन, 500 केल्विन। मैंने बोला कि इसकी वैल्यू ये है, और अब बोला इसकी वैल्यू ये है। अब बताओ, अब ये रिएक्शन कैसी है, एंडोथर्मिक या एक्सोथर्मिक? आप बताओ, टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, वो क्या रहा है? टेम्परेचर बढ़ा रहे हो आप, लेकिन के की वैल्यू क्या हो रही है? देखो, टेम्परेचर बढ़ा रहे हो आप, के की वैल्यू क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। तो ये रिएक्शन कैसी हो गई? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। बच्चों समझ में आ गया? बच्चों समझ में आ गया? तो मैं ऐसा कह सकता हूं देखो, देखो, मैं कह सकता हूं के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, अगर ऐसा है, और के डायरेक्ट, के इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, अगर ऐसा है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो क्या हुआ? कौन सी रिएक्शन हुई? एंडोथर्मिक। और ये बताओ, ये कौन सी हो गई? ये हो गई एक्सोथर्मिक। बच्चों ये समझ में आ गया? आ गया बेटा समझ में? अब देखो एक क्वेश्चन बताओ मुझे, क्वेश्चन को आप देखिएगा। मैं क्वेश्चन ले रहा हूं, मैंने इधर ले लिया log ऑफ के इक्विलिब्रियम, इधर मैंने ले लिया टेम्परेचर 1/T, ठीक है? ध्यान रखना 1/T है, T नहीं 1/T है, ठीक है? इस तरह से ये मान लीजिए वैल्यूज ले ली मैंने, 50, 100 और 150। इधर मान लीजिए जैसे मैंने ले रखा है 2 × 10 की पावर +3, 5 × 10 की पावर +3, और ये ग्राफ कुछ ऐसा जा रहा है, ठीक है? तो आपको बताना है कि नेचर ऑफ रिएक्शन, ये बताना है बच्चों। तो अब एकदम सोच के बताइए बच्चों, ये एंडोथर्मिक है या एक्सोथर्मिक है? एंडोथर्मिक है या एक्सोथर्मिक है? देखो बच्चों, ये 1/T है, ध्यान रखना, T नहीं है, 1/T है, जो 1/T है, ठीक है ना? 1/T है, चेक करो। अगर आप एक बात हो बच्चों, अगर आप 1/T की वैल्यू को बढ़ा रहे हो, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ T की वैल्यू घट रही है? मैं बोल सकता हूँ क्या? अरे इस एक्सिस पर जब आप चलोगे तो 1/T की वैल्यू बढ़ रही है, 1/T की वैल्यू बढ़ती है, इसका मतलब T की वैल्यू घटती है। देखो बच्चों, K की वैल्यू क्या हो रही है? K की वैल्यू क्या हो रही है? K की वैल्यू क्या हो रही है बच्चों, बताओ? बढ़ रही है ना? अरे K की वैल्यू देखो बेटा, बढ़ रही है ना, ऊपर जा रहा है ग्राफ,
अरे ग्राफ ऊपर जा रहा है ना बाबू। तो देखो टेम्परेचर घटाने पर लोग के इक्विलिब्रियम बढ़ा, मतलब उल्टा है ना, इनवर्स का रिलेशन हो गया क्या? इनवर्स हो गया क्या? इनवर्स का रिलेशन हो गया तो कौन सी रिएक्शन हो गई? एक्सोथर्मिक हो गई क्या? बच्चों को समझ में आया? बच्चों को समझ में आया क्या ग्राफ? बेटा 1/t और t का मतलब समझते हो क्या? 1/t और t का मतलब तो समझते हो ना? 1/t एंड t, 1/t आप जितना बढ़ाओगे तो 1/t उतना ही कम हो जाएगा ना। अरे उल्टे चलेंगे ना बच्चों। चलो अब ये बताओ, अगर मैं आपसे ये पूछूं, देखो लोग के इक्विलिब्रियम और 1/t, और ग्राफ कुछ ऐसा आया हुआ है, ठीक है? ये ग्राफ कुछ इस तरह का आया हुआ है। अब बताओ बच्चों, अब क्या होगा? तो समझ में आ रहा है? देखो बच्चों 1/t को अपन बढ़ा रहे हैं, इधर जाओगे तो 1/t बढ़ा, 1/t बढ़ा तो t घटा। अब t घटा, ये ग्राफ देखो नीचे की तरफ जा रहा है। जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे, जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे वैसे वैसे ग्राफ नीचे की तरफ जा रहा है क्या? जा रहा है। तो लोग के इक्विलिब्रियम क्या हो रहा है? घट रहा है। तो टी घटने पर के इक्विलिब्रियम में घट रहा है, तो टी क्या हो गया? के इक्विलिब्रियम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया क्या? अगर वो प्रोपोर्शनल हो गया इसका मतलब ये ग्राफ कैसा हो गया? एंडोथर्मिक का ग्राफ हो गया। बच्चों समझ में आया क्या? अरे बच्चों समझ में आया क्या? हर्षित गुप्ता समझ में आया? हर्षित गुप्ता। अब बताओ बच्चों, अब ये कैसा ग्राफ है? अब देखो 1/t नहीं है, ये t है बच्चों। 1/t नहीं, अब ये t है। दिख रहा है क्या? आप ये 1/t नहीं है, t है। तो जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे, जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे वैसे वैसे क्या होगा बच्चों? टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो लोग के इक्विलिब्रियम की वैल्यू बढ़ रही है, यानी क्या है? प्रोपोर्शनल का रिलेशन है। प्रोपोर्शनल का रिलेशन है, यानी कैसी रिएक्शन होगी? एंडोथर्मिक रिएक्शन होगी क्या? हो गई बच्चों? क्लियर है क्या सबको? क्लियर है सबको? क्लियर है बच्चों? अब देखो बेटा, आपको एक क्वेश्चन बताता हूं। क्वेश्चन नंबर 28 देखो बच्चों, पढ़ो इस क्वेश्चन को, क्या कहता है ये?
हाँ भैया, समझ में आया? देखो क्या कहता है, फॉर ए गिवन एक्सोथर्मिक रिएक्शन Kp and Kp dash are the equilibrium constant at a temperature T1 and T2 respectively. Assuming that heat of reaction is constant in temperature range between T1 and T2, है ना? तो अब क्या ऑब्जर्व होगा बच्चों, बताओ आपको इसमें। तो एक चीज बताओ, ध्यान है ना, इसमें टेम्परेचर बढ़ा रही है, टेम्परेचर बढ़ा रही है बच्चों, कुछ नहीं कहे तो टेम्परेचर बढ़ा के ही बात करनी है आपको। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन के केस में जब आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो जो बाद वाला के है वो पहले वाले के से कम आएगा ना, बाद वाला जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो पहले वाले इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से कम आएगा ना। तो आंसर क्या जाएगा बच्चों, 28 का ए जाएगा कि नहीं जाएगा? कम हो गया ना बच्चों, कम हो गया, समझ में आया? 28 देखो बच्चों आंसर, 28 का ए दिख रहा है आप लोगों को? 28 का देखो बच्चों ए दिख गया? अरे बच्चों ये क्वेश्चन आया हुआ एग्जाम में, आगे क्या बच्चों समझ में आई बात? बच्चों क्लियर है क्या? चलिए तो वापिस चलते हैं बेटा। अच्छा एक चीज बताओ बच्चों, आप लोगों को इंटरसेप्ट एंड स्लोप पता है क्या सब बच्चों को? ऐसा कोई आप में से बच्चा है क्या कि आपको इंटरसेप्ट एंड स्लोप के बारे में पता नहीं है? वो बच्चा बताए जिसको पता नहीं है। कुणाल मोदी को पता नहीं है, और अरे बेटा मैं क्या पूछ रहा हूँ, जिसको पता नहीं है वो बोल देगा तो सही ना। ठीक है, श्रेष भगत रुद्र को नहीं पता है, इंटरसेप्ट पता नहीं है, ओके ओके, इंटरसेप्ट नहीं पता है, स्लोप नहीं पता है, ठीक है। चलो तो एक बार फिर वो टॉपिक मैं आपको एक बार पहले फिर मैं उतना करवा देता हूँ जो कल मैंने पेपर में दिया है, फिर स्लोप वाला अपन बाद में पता करते हैं फिर। अच्छा एक चीज बताओ बच्चों, ये एंडो और एक्सोथर्मिक का जो ग्राफ है ना 1/t के साथ, ये समझ में आ गया? 1/t और t के साथ समझ में आ गया ग्राफ? चलिए अब बेटा अपन आगे चलते हैं, एक चीज और मैं एक टॉपिक लेता हूं, देखो सुनो, एक टॉपिक लेते हैं अपन, रिएक्शन क्यूसेंट क्यू, क्यूसी लेते हैं। ये रिएक्शन क्यूसेंट क्या होता है बच्चों, इसको थोड़ा सा समझिएगा आप, है ना? ये रिएक्शन क्यूसेंट क्या होता है इसको मैं आपको समझाता हूँ। देखो बच्चों सुनो, आप लोगों ने इस तरह का एक ग्राफ बनाया था क्या? देखिए हम लोगों ने ऐसा एक ग्राफ बनाया था, ठीक है? इधर मैंने ले ली कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स और इधर मैंने ले लिया मान लीजिए टाइम का टर्म, ठीक है? और मैं ग्राफ प्लॉट कर रहा हूँ बच्चों, ठीक है? मान लीजिए ये ग्राफ एक इस तरह से मैंने प्लॉट किया, ठीक है? और एक ग्राफ ये इस तरह से प्लॉट किया, ठीक है? ये कुछ इस तरह का एक ग्राफ बनाया, तो ये रिएक्टेंट के लिए है, ये प्रोडक्ट के लिए। आप बताइए बच्चों, याद है ये ग्राफ मैंने आपको पढ़ाया था बच्चों, याद है क्या? ये याद है बच्चों, इक्विलिब्रियम में पढ़ाया था। अब मुझे एक बात हो बेटा सुनो, इक्विलिब्रियम स्टेट पर कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाती है? इक्विलिब्रियम स्टेट पर कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाती है बच्चों? कांस्टेंट, कांस्टेंट हो जाती है। तो देखो लगभग लगभग मैं अगर ये बोलूं, ये वाला पॉइंट है ना, इस पॉइंट के बाद दोनों की कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट है क्या? बोलो बच्चों, ये मैं कह सकता हूँ इक्विलिब्रियम स्टेट वाला टाइम आ गया। इसके बाद कॉन्सेंट्रेशन कंटिन्यूसली कांस्टेंट चल रही है क्या? कंटिन्यूसली कांस्टेंट कंसंट्रेशन चल रही है क्या दोनों की?
बोलो, क्या कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट चल रही है? ठीक है, लेकिन उससे पहले बताओ, इस इक्विलिब्रियम स्टेट से पहले, मतलब इधर की साइड, इस वाले टाइम में, है ना, क्या कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट है? क्या रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट है बच्चों? नहीं है ना। देखो लगातार क्या हो रही है, लगातार बच्चों वो डिक्रीज हो रही है, वो नीचे की तरफ आ रही है, वो कंसंट्रेशन कांस्टेंट नहीं है। नहीं है ना बच्चों, लगातार डिक्रीज हो रही है क्या? लगातार डिक्रीज हो रही है क्या बच्चों? अच्छा, इसी तरह से मैं अगर इधर देखूं तो बच्चों बताओ, अगर मैं इसी तरह से इसके लिए पूछूं आप लोगों से, तो इसकी कंसंट्रेशन भी आपको क्या दिख रही है? लगातार बढ़ रही है। मतलब इस वाले टाइम जोन में, ये जो मैंने टाइम जोन अब बताया आप लोगों को, जो टाइम जोन अब मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है ना, इस टाइम जोन में क्या कंसंट्रेशन कांस्टेंट है क्या रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट की? क्या रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कांस्टेंट है क्या? नहीं है। पहले ये 2 पॉइंट समझ में आए कि कंसंट्रेशन कहाँ कांस्टेंट है, कहाँ कांस्टेंट नहीं है। ये बात समझ में आ गई? कंसंट्रेशन कहाँ कांस्टेंट है, कहाँ कांस्टेंट नहीं है, ये बात सबको समझ में आ गई? किसी को दिक्कत है? किसी को दिक्कत है बच्चों? ठीक है, आपको देखो बेटा याद है क्या, मैंने एक इस तरह का एक, देखो एक न्यूमेरिकल वे में भी मैंने इसको प्रूव किया था। देखो ये मैंने एक आपको इस तरह का समझाया था, याद करो। देखो कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रही है, 100, 90, 82, 76, 72, 70, फिर 70, 70, 70, 70 कांस्टेंट, उसकी बढ़ रही है। देखो 0, 10, 18, 24, 28, 30, 30, 30 दिख रहा है, कांस्टेंट होगी ना। तो जैसी कांस्टेंट होती है अपन उसको इक्विलिब्रियम स्टेट बोलते हैं ना, कांस्टेंट होती है उसको अपन इक्विलिब्रियम स्टेट बोलते हैं ना बच्चों। बोलो बेटा। अब एक बात हो, क्या मैं इस टाइम जोन में अपन ऐसा बोल सकते हैं कि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इज नॉट कांस्टेंट? सही बात है ना, इज नॉट कांस्टेंट। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, देखो नाम ही क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो आपको अगर किसी कांस्टेंट वैल्यू को डिफाइन करना है तो पहले कंसंट्रेशन कांस्टेंट होगी तभी करोगे ना बच्चों। अरे मेरी बात सुन रहे हो क्या? बोलो, जब कंसंट्रेशन कांस्टेंट होगी तभी तो करोगे ना, इससे पहले तो नहीं कर सकते ना। बच्चों बात समझ में आई कि नहीं आई? अरे मेरी बात समझ में आई क्या नवाबों, मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? तो क्या मैं इस टाइम पीरियड में, इस टाइम पीरियड में सो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैन नॉट बी डिफाइंड। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ये बात आप लोगों को सबको समझ में आती है? ये बात आप लोगों को सबको समझ में आती है क्या बच्चों? लेकिन एक बात बताओ कि क्या मैं इस टाइम पीरियड में, अगर मैं इस टाइम पीरियड में प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन का रेशियो लेना चाहूं, वो तो मैं पता कर सकता हूं ना? अरे रेशियो तो पता कर सकता हूं ना, अलग अलग टाइम पर, अलग अलग टाइम पर मैं रेशियो तो पता कर सकता हूं, नहीं कर सकता? है ना? बट वी कैन फाइंड आउट रेशियो ऑफ concentration of product and reactant can be determined in this time zone। बोलो बच्चों, कर सकते हैं ना? भाई मैं रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन देख दूंगा, प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन देख लूंगा और उसमें से मैं पता कर सकता हूँ, नहीं कर सकता हूँ? बोलो बच्चों। अरे मैं पता कर सकता हूँ, नहीं कर सकता? कर सकता हूँ ना? बोलो। इस टाइम जोन जो मैंने ब्लैक कलर से लिख रखा है, समझ में आ गया? अब जैसे सपोज मान लो, आप क्या करोगे, देखो मान लीजिए जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि मैं एक तो इस टाइम पे फाइंड आउट कर रहा हूं बच्चों, देखो सुनो,
इस टाइम पर फाइंड आउट किया, मान लो ये टाइम t1 है, तो टाइम t1 पर इनकी कॉन्सेंट्रेशन पता लग जाएगी, रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन ये है, प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन ये पता लग गई। जो इधर डाटा लिखे होंगे, जैसे मान लो ये 10 है, ये 20 है, ये 30 है, ये 40 है, ये 50 है, ये 60 है, मुझे पता लग जाएगी कि रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है, प्रोडक्ट की कितनी है, मैं निकाल सकता हूँ, निकाल सकता हूँ क्या? अरे निकाल सकता हूँ। अब देखो बच्चों, अब मैं एक और लेता हूं, मैं एक टाइम और लेता हूं, मान लो मैंने इस टाइम पे बात की, मान लीजिए मैंने इस टाइम पे बात की, ठीक है, इस टाइम पर क्या मैं इनकी निकाल सकता हूं ऐसे? देखो बच्चों, निकाल सकता हूं क्या? निकाल सकता हूं। अब क्या ये दोनों रेशियो सिमिलर आएंगे या डिफरेंट आएंगे? अरे सिमिलर आएंगे या डिफरेंट आएंगे? डिफरेंट आएंगे ना, जब कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंट है तो डिफरेंट आएंगे ना रेशियो। अरे देखो, पहले मैंने ब्लैक कलर से किया था बच्चों, ब्लैक कलर वाले में देखो बेटा, ये और ये था, हाँ। अब देखो, इसमें से एक चीज तो नीचे आ गई, इसमें से एक चीज तो नीचे आ गई और एक चीज ऊपर चली गई। ये देखो, ये तो नीचे आ गया और ये यहाँ से ऊपर चला गया, है ना। रिएक्टेंट वाला नीचे आ रहा, प्रोडक्ट वाला, तो रिएक्शन क्यूसेंट अलग अलग आएगा कि नहीं आएगा? रिएक्शन क्यूसेंट अलग अलग आएगा कि नहीं आएगा? आएगा ना। रेशियो अलग अलग आएगा ना बच्चों, पक्का समझ में आ गया। लेकिन अब बताओ बच्चों, अगर मान लो मैं इस टाइम पर मान लो कैलकुलेट करूं, मैं इस टाइम पर कैलकुलेट करूं, मैं इस टाइम पर कैलकुलेट करूं, क्या इन अलग अलग टाइम पर रेशियो अलग अलग आएगा क्या? ये जो मैंने अब जो 3 लाइनें बनाई है, अब क्या आएगा बच्चों? सेम आएगा कि नहीं आएगा? सिमिलर आएगा ना बच्चों। यानी अब कांस्टेंट वैल्यू आएगी ना, कांस्टेंट वैल्यू इस टाइम जोन में आएगी ना। तो इधर मैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिफाइन कर सकता हूं कि नहीं कर सकता? अरे इधर मैं कर सकता हूं नहीं कर सकता? कर सकता हूं बच्चों। मेरी बात आप लोगों के समझ में आई क्या? आई बच्चों, बोलो। अरे बेटा क्या नवाबों, ठीक है। तो देखिए बच्चों, अपन क्या बोलेंगे, अपन क्या बोलेंगे कि दिस रेशियो इज नोन एज रिएक्शन क्यूसेंट, ठीक है, क्यू, है ना बच्चों, समझ में आ गया? इसी रेशियो को अपन रिएक्शन क्यूसेंट बोलते हैं। बच्चों को समझ में आया? बच्चों को समझ में आया? अब देखो बेटा सुनो, अगर मैं इसके लिए ये बोलूं कि मान लीजिए हमारे पास इक्वेशन ये है बच्चों, आर से पी, ठीक है, मैंने लिखा केसी, केसी तो ये लिखा मैंने पी बाई आर, ठीक है, और एक मैंने लिखा क्यूसी पी बाई आर। देखो बच्चों, दोनों का फॉर्मूला तो सिमिलर है बच्चों, दोनों का फॉर्मूला तो सिमिलर है, लेकिन आपको पता है बच्चों कौन कब डिफाइन होगा? ये सिर्फ कब होगा? ओनली एट इक्विलिब्रियम स्टेट, है ना। और इसकी कैसी वैल्यू होती है? की वैल्यू कैसी होती है बच्चों बताओ? नाम इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट वैल्यू होगी क्या? कांस्टेंट वैल्यू होगी क्या? अच्छा, ये मैं कह सकता हूं एट एनी स्टेट ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन, ये मैं कभी भी डिफाइन कर सकता हूं क्या? रिवर्सिबल स्टेट, रिवर्सिबल रिएक्शन की किसी भी टाइम पे डिफाइन कर सकता हूं क्या? रेशियो तो मैं कभी ले सकता हूं ना। अरे रेशियो तो मैं कभी ले सकता हूं ना, रिवर्सिबल रिएक्शन की, स्टार्टिंग में, बाद में, पहले, जब मेरी इच्छा हो। मना है क्या? अरे बच्चों, डिफरेंस समझ में आया क्या? दोनों का फॉर्मूला जरूर एक जैसा है, दोनों का फॉर्मूला जरूर एक जैसा है, लेकिन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कब डिफाइन होगा बताओ? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कब डिफाइन होगा? डिफाइन कब होगा बच्चों बताओ? एट इक्विलिब्रियम स्टेट। और और आपका रिएक्शन क्यूसेंट कब डिफाइन होगा? रिएक्शन क्यूसेंट कब डिफाइन होगा? एट एनी स्टेट। बच्चों पहले ये डिफरेंस समझ में आ गया क्या? अरे बच्चों,
डिफरेंस समझ में आ गया? ठीक है, आई बात समझ में? क्या तो अब देखो बेटा सुनो, अब मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मैं ऐसा कह सकता हूं, देखो मेरी बात सुनना, अब मैं आपको एक सिंपल सा कंसेप्ट समझाता हूं, मेरी बात को सुनिएगा, बहुत अच्छा कंसेप्ट है, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, मान लो मेरे पास ये केसी है, तो मैंने ऐसी 3 बिल्डिंगें बना दी केसी की। ठीक है, ऐसी मैंने केसी की 3 बिल्डिंग बना दी। ठीक है, अब देखो बेटा, अब मैं इसके साथ में क्या कर रहा हूं, क्यूसी की बिल्डिंग बना रहा हूं। एक बिल्डिंग मैंने इसके बराबर बनाई, एक बिल्डिंग मैंने इससे छोटी बनाई, और एक बिल्डिंग मैंने इससे बड़ी बनाई। ठीक है, ये पहले समझ में आ गया? एक बिल्डिंग मैंने छोटी बनाई, एक बिल्डिंग मैंने बड़ी बनाई, और एक बराबर बनाई। इतना सबको समझ में आ गया? एक बिल्डिंग केसी की है, एक क्यूसी की है। इसमें बताओ बच्चों, किसका साइज बार बार चेंज हो रहा है? बताओ, किसकी वैल्यू बार बार चेंज हो रही है? क्यूसी की चेंज हो रही है ना, केसी तो चेंज नहीं हो रहा ना, केसी तो चेंज होगा नहीं ना कांस्टेंट टेम्परेचर पर। अब मेरी बात को सुनिएगा बच्चों, एक बात बताओ, जब केसी और क्यूसी बराबर है, जब केसी और क्यूसी बराबर है, तो ये कब पॉसिबल हो सकता है बच्चों? वही वैल्यू केसी की आ रही है, वही क्यूसी की आ रही है, वो तो तभी हो सकता है ना जब इक्विलिब्रियम स्टेट आ जाएगी। वो तो तभी हो सकता है ना जब इक्विलिब्रियम स्टेट आ जाएगी, तभी पॉसिबल है ना। अरे दोनों की वैल्यू इक्वल तभी आ सकती है ना जब इक्विलिब्रियम स्टेट हो। तो बच्चों बताओ, ये इक्विलिब्रियम स्टेट होगी? होगी क्या? अब मुझे एक बात बताओ बच्चों, देखो सुनो, मुझे इस चीज को बढ़ाना है, और बढ़ा के यहाँ तक पहुंचाना है, इसको, इस क्यूसी को बढ़ाना है और इस तक पहुंचना है, मतलब ऐसा बनना है मुझे भी इस जैसा बनना है। तो मुझे क्यूसी को बढ़ाना है, तो क्यूसी कैसे बढ़ सकता है बच्चों बताओ? आपका क्यूसी का फॉर्मूला क्या है बताओ? क्यूसी का फॉर्मूला होता है प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। आपको क्यूसी बढ़ाना है तो आप प्रोडक्ट बढ़ाओगे ना, प्रोडक्ट बढ़ाओगे ना बच्चों, प्रोडक्ट बढ़ाओगे। क्यूसी को बढ़ाना है तो प्रोडक्ट बढ़ाओगे, प्रोडक्ट बढ़ाओगे इसका मतलब रिएक्शन फॉरवर्ड चलाओगे या बैकवर्ड चलाओगे? बताओ, रिएक्शन फॉरवर्ड चलाओगे या बैकवर्ड चलाओगे? प्रोडक्ट बनने का मतलब कौन सी रिएक्शन हुई? फॉरवर्ड रिएक्शन हुई ना, फॉरवर्ड रिएक्शन हुई। तो मैं कहता हूं अगर क्यूसी लेस देन केसी है तो कौन सी रिएक्शन होगी बच्चों बताओ? फॉरवर्ड रिएक्शन होगी क्या? अरे फॉरवर्ड होगी क्या नवाबों? होगी, होगी बच्चों, फॉरवर्ड होगी। चलिए अब देखिए, यहाँ केसी छोटा है क्यूसी से, मुझे इस जैसा बनना है, इस जैसा इक्विलिब्रियम स्टेट लानी है मुझे। इस बार मुझे क्यूसी को क्या करना पड़ेगा? डिक्रीज करना पड़ेगा ना। बताओ, क्यूसी को डिक्रीज करना है, ठीक है ना? तो क्यूसी को डिक्रीज कैसे कर सकता हूं बच्चों बताओ? मैं को डिक्रीज करना है तो मैं आर को बढ़ा दूं, पी को घटा दूं? बोलो बच्चों, तो कौन सी रिएक्शन हो जाएगी? क्या ये बैकवर्ड रिएक्शन होगी क्या? बैकवर्ड रिएक्शन होगी क्या बच्चों? बताओ, बैकवर्ड रिएक्शन होगी क्या? हो गया? हो गया बच्चों? अरे हो गया क्या नवाबों? ये सबको समझ में आया? फॉरवर्ड बैकवर्ड। अब एक काम करो, सारे बच्चे अपना वीडियो ऑन करो, करो भैया, सारे बच्चे अपना वीडियो ऑन करो, फटाफट करो। आप अपनी दोनों हथेलियों को ऐसे पकड़ो, पकड़ लिया? ऐसे एक हथेली को अपन ले लेते हैं बेटा केसी, ठीक है, एक को ले लिया क्यूसी। मान लो ये वाली केसी, आप किसी एक को केसी मान लो, ये मैंने केसी मान ली, ठीक है, ये केसी है, ये क्यूसी, आप अपने आप को मान लो एक केसी। अब जहां आपने इसकी पोजीशन फिक्स कर दी वो वहीं रहेगी, वो चेंज नहीं होगी ना, केसी की पोजीशन चेंज नहीं होगी। क्यूसी जा सकता है ना आगे पीछे? बोलो बच्चों, क्यूसी आगे पीछे जा सकता है ना?
जा सकता है? अब मुझे बताओ, अभी ये कौन सी स्टेट है? अभी केसी और क्यूसी बराबर है क्या? अभी दोनों एक लेवल पर है। ये कौन सी स्टेट है बताओ? इक्विलिब्रियम स्टेट है, बोलो। अरे आप होठों से बोलो, मुझे समझ में आएगा। इक्विलिब्रियम स्टेट है ये, है। अब देखो बच्चों सुनो, अब मैंने क्या किया, इसको मैं पीछे ले गया, यानी क्यूसी केसी से छोटा है क्या? क्यूसी केसी से पीछे चला गया तो छोटा है ना? अरे छोटा है ना बच्चों। अब मुझे इस केसी के बराबर लाना है, तो मेरी ये हथेली किधर जा रही है बताओ? मेरी हथेली किधर जा रही है? फॉरवर्ड जा रही है क्या? तो कौन सी रिएक्शन हुई? फॉरवर्ड रिएक्शन हुई? अरे हुई क्या ना बाबू? हुई, ठीक है। अब देखो, अब मान लो ये इधर आगे चला गया, ठीक है, आगे चला गया। अब मुझे इसके बराबर लाना है, मैं कहां लेके जाऊं इसको? बैकवर्ड लेके जाऊं, पीछे लेके जाऊं, तो कौन सी रिएक्शन हुई? कौन सी हुई? बैकवर्ड हुई। समझ में आ गया? दोनों बराबर, ये कैसी है, ये मेरी हथेली कैसी है, और ये क्यूसी है, इक्विलिब्रियम स्टेट। ये पीछे है, छोटा है, तो फॉरवर्ड रिएक्शन। ये आगे है, तो बैकवर्ड रिएक्शन। बस, आगे समझ में? भूलोगे तो नहीं? अगर वहां दिक्कत हो जाए तो आपको क्या करना है बेटा? आपको सिंपली अपनी हथेलियों से इस तरह से कर लेना बेटा। आगे बात समझ में? ये सबको क्लियर हो गया क्या? अरे नवाबों, क्लियर हो गया? हथेली को आगे पीछे करना है और कुछ नहीं करना। क्लियर है क्या? ये बात क्लियर है बच्चों? अब देखो बेटा सुनो, अब मैं आपको इसमें पहले एक तो क्वेश्चन बताता हूँ, नीट में आया हुआ, कितना बेवकूफी भरा सा क्वेश्चन था। आप कहेंगे कि यार क्या है ये, मतलब नीट का एग्जाम तो हम ऐसे सपनों में भी हम फोड़ देंगे। देखो बच्चों, ये क्या कहता है, द रिएक्शन क्यूसेंट, ये दे रखा है, देखो बच्चों आपको दे रखा, for the reaction N2 3H2 2NH3 is given by this, the reaction will proceed from right to left। राइट टू लेफ्ट समझ गए बच्चों? राइट टू लेफ्ट। राइट कौन सी साइड होती है? प्रोडक्ट साइड। एंड लेफ्ट कौन सी साइड होती है? रिएक्टेंट साइड। राइट और लेफ्ट तो पता है ना? राइट और लेफ्ट तो पता है ना? लेफ्ट साइड होते हैं रिएक्टेंट, राइट साइड होते हैं प्रोडक्ट। हमें राइट टू लेफ्ट कह रहा है, मतलब बैकवर्ड रिएक्शन करवानी है। तो बैकवर्ड रिएक्शन कब होगी? जब क्यूसी की वैल्यू ज्यादा होगी। क्यूसी केसी से क्या होगा? ज्यादा होगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन क्या हो जाएगा बच्चों बताओ? सी हो गया। ये देखो बेटा 22 का ऑप्शन क्या है, देखो बच्चों 22 दिख रहा है आपको? 22 का आंसर देखो बेटा सी है। क्लियर हुआ क्या बच्चों? ये बात आपको समझ में आई? अच्छे से समझ में आई ये बात? इंटरेस्टिंग था ये पॉइंट? ये पॉइंट इंटरेस्टिंग था बच्चों? ठीक है, ओके। तो चलो, मैं अब इस पे एक क्वेश्चन करवाता हूँ और देखिए बेटा, मेरे को क्या बोला जा रहा है, ध्यान दीजिएगा। मेरे को इसमें देखो बेटा, मैं क्या कह रहा हूं आप लोगों को, मुझे एक बात बताओ। मैं इस तरह से देखो, एक एक चीज बताओ। मैं कहता हूं कि मेरे पास एक रिएक्शन है बच्चों, ए प्लस बी, सी प्लस डी, ठीक है ना? ये कहता है कि इक्विलिब्रियम स्टेट और 5 सेकेंड, ठीक है। और ये कह रहा है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डी ऐसे दे रहा है। ये कह रहा है कि इक्विलिब्रियम स्टेट पर इसकी कॉन्सेंट्रेशन है मान लीजिए 1m, ठीक है। इसकी कॉन्सेंट्रेशन मान लीजिए
की मैंने बोल दी 2m, की मैंने बोल दी मान लीजिए 3m, और इसकी मैंने बोल दी मान लीजिए 2m, ठीक। और 5 सेकंड पर मैं बोल देता हूँ इसकी 4m थी, इसकी की मैंने बोल दी 3m है, ये 2m है, और ये 1m है, ठीक है। तो अब आपको बताना है कि डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन एट 5 सेकंड, ये बताना आपको। तो डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन एट 5 सेकंड ये आपको बताना है बच्चों। तो बता सकते हैं। तो सबसे पहले देखो बेटा, अगर आप इसका केस लिखोगे तो ये लिखोगे क्या, सी डी, ए एंड बी। सी और डी देखो इक्विलिब्रियम स्टेट पर क्या है, देखो बच्चों 3 इंटू 2 1 इंटू 2, ये तो कितना आ गया 3 आ गया। क्यूसी निकालना है, तो क्यूसी देखो बच्चों फॉर्मूला वही रहेगा, वापस फॉर्मूला वही रहेगा, लेकिन हमें 5 सेकंड पर निकालना पड़ेगा। 5 सेकंड पर हम निकालेंगे, देखो कितना है सी और 2 इंटू 1, और ये क्या है 4 इंटू 3 है बच्चों। बोलो, अरे बेटा ऐसा ही है क्या, अरे ऐसा ही है क्या तो देखो बेटा ये कितना आ गया 1/6 आ गया क्या, 1/6 आ गया। तो अब बताओ केसी बड़ा है या क्यूसी बड़ा है, केसी बड़ा है या क्यूसी बड़ा है, कौन बड़ा है, केसी, केसी आपका बड़ा है ना क्यूसी से। आप बताओ बच्चों केसी बड़ा है क्यूसी छोटा है, कौन सी रिएक्शन होगी, केसी यहाँ है क्यूसी इसके पीछे, कौन सी रिएक्शन होगी, फॉरवर्ड रिएक्शन हुई क्या, फॉरवर्ड रिएक्शन हुई क्या बच्चों, बोलो, फॉरवर्ड रिएक्शन होगी। क्या ये बात आपको समझ में आ गई, अरे प्यारे बच्चों बात समझ में आई क्या नवाबों। चलो ये बताओ, मैंने ऐसे बोला क्यूसी अपॉन केसी का रेशियो 10⁻³ है, इसका रेशियो दिया हुआ है ना। तो आपको बताना बच्चों डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन, बताओ आपको डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन बतानी है बच्चों, बताइए डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन कहाँ होगी, बताओ। देखो बेटा ये क्या कह रहा है, ऐसा कह सकते हैं अपन क्यूसी अपॉन 10⁻³ केसी, मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ क्या केसी, ये 10⁻³ ऊपर चला जाएगा, ये 10⁻³ ऊपर चला जाएगा क्या, चला जाएगा क्या, चला जाएगा बच्चों। अरे इतना तो आता होगा ना सोल्व करना। तो मुझे बताओ बच्चों केसी क्या है, क्यूसी से बड़ा है, केसी क्यूसी से बड़ा है, यानी क्यूसी केसी के पीछे है। कौन सी रिएक्शन होगी बच्चों बताओ, कौन सी रिएक्शन होगी, फॉरवर्ड रिएक्शन होगी, होगी क्या, चलो अब बताओ। अगर मैं ऐसा बोलूं क्यूसी और केसी का वैल्यू ये है 0.33, अब बताओ अब कौन सी रिएक्शन होगी, हो गया बच्चों। देखो 0.33 को मैं 1/3 लिख सकता हूँ क्या, 0.33 को 1/3 लिख सकता हूँ क्या, 1/3 लिख सकता हूँ ना, 0.33 को 1/3 लिख सकता हूँ क्या नवाबों। तो यहाँ से बताओ, यहाँ से मैं कह सकता हूँ क्यूसी क्या आ रहा है 3 टाइम ऑफ क्यूसी, मतलब अगेन देखो केसी क्यूसी से बड़ा है, कौन सी रिएक्शन हो जाएगी, फॉरवर्ड रिएक्शन होगी, होगी क्या। अब तो समझ में आया होगा नवाबों,
अरे अब तो समझ आया होगा आप लोगों के, इतने सिंपल वे में नहीं हो सकता। चलिए मैं अगर आपसे ये पूछूं, देखो बेटा सुनो, ठीक है, इसका केसी दे रखा है इसने 10, ठीक है, क्या कहता है कि एट 10 सेकेंड concentration of A, B, C and D are 1, 2, 3, 4, है ना, मोल पर लीटर respectively. Find out direction of reaction at 10 सेकेंड। बच्चों बता दोगे? बहुत आसान है। अरे नवाबो हो गया क्या? बोलो बच्चों, हो गया? देखो बेटा, केसी तो गिवन है, इसको तो छेड़ने की जरूरत है नहीं, इसको तो छेड़ने की जरूरत नहीं है, हमें क्यूसी निकालना पड़ेगा। निकाल लो, सी डी ए एंड बी। सी डी कितना है? 3 into 4, और ये क्या है? 1 into 2, यानी देखो कितना आ गया, ये आ गया मेरे पास 6 आ गया। इतना आ गया क्या बच्चों? बोलो। अगर ये इतना आ गया, इसका मतलब अगेन क्यूसी केसी से छोटा आ रहा है। कौन सी रिएक्शन होगी? फॉरवर्ड रिएक्शन होगी क्या? बच्चों समझ में आया? बच्चों समझ में आएगा? चलो एक क्वेश्चन और करते हैं इस पे। ये क्या कहता है कि 1 मोल ऑफ ए, है ना, 2 मोल ऑफ बी, 1 मोल ऑफ सी एंड 2 मोल ऑफ डी आर present, then total pressure at equilibrium is 12 atm, है ना। then direction of reaction will be if kp equal to 6, ठीक है ना, 6 atm, ये दे रखा बच्चों, kp की वैल्यू आपने। ये आप करेंगे क्या क्वेश्चन खुद? बोलो बच्चों, ये क्वेश्चन खुद करेंगे? होमवर्क के लिए दे दूं ये क्वेश्चन? ये क्वेश्चन होमवर्क के लिए दे दूं क्या? बोलो बच्चों, केपी निकालना आता है क्या? केपी निकालने के लिए पहले हमें पार्शियल प्रेशर निकालना पड़ेगा बच्चों। केपी निकालने के लिए आपको पार्शियल प्रेशर निकालना पड़ेगा। पार्शियल प्रेशर निकालना सिखाया था क्या? अरे पार्शियल प्रेशर निकालना सिखाया था। अब देखो, जैसे क्या किया था, जैसे आप समझते हो बच्चों, केसी है तो आप क्यूसी डिफाइन करते हो, है ना, तो केपी है तो आप क्या डिफाइन कर दोगे? क्यूपी डिफाइन कर दोगे क्या? केपी है तो क्यूपी डिफाइन कर दोगे क्या? मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर, है बच्चों। इस क्वेश्चन को करेंगे आप लोग? इस क्वेश्चन को करेंगे आप लोग? ठीक है, चलो एक क्वेश्चन मैं और लिखता हूं। ये लिखा बच्चों मैंने, ये क्या कहता है कि देखो, ये मेरे पास ए है, ये मेरे पास बी है, ये मेरे पास सी है, ठीक है।
एट इक्विलिब्रियम इनकी कॉन्सेंट्रेशन दे रखी है 10 की पावर -1, 10 की पावर -2, 10 की पावर -3 m, ठीक है। और एट 20 सेकेंड, 20 सेकेंड पे इनकी दे रखी है 10 की पावर -1, 10 की पावर -2 और इसकी भी 10 की पावर -2। तो आपको बताना है डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन एट 20 सेकेंड। ये भी बच्चों होमवर्क है आपका, ये भी होमवर्क है, ये भी होमवर्क है। दोनों कर लेंगे क्या आप? दोनों होमवर्क करेंगे आप? पक्का? बोलो बच्चों, करेंगे? अब देखो बेटा सुनो, अब मैं केमिस्ट्री के अलावा थोड़ी सी दूसरी बात करूंगा मैं आपसे, जो स्लोप और इंटरसेप्ट के बच्चों को पता नहीं है ना, वो मैं समझाता हूँ। देखो स्लोप क्या होती है बच्चों? स्लोप जानते क्या? स्लोप का मतलब क्या होता है बच्चों? आपका सिंपल सा मतलब होता है कि जैसे एक आपका हिल है ना, एक पहाड़ है, वो कितना स्टिफनेस है ना, कितना स्टिफनेस है वही होता है, उसकी स्टिफनेस कितनी है वही होती है बच्चों, है ना। जैसे देखो बच्चों सुनो, मैं एक सिंपल से इस तरह के ग्राफ बनाता हूँ बच्चों, ग्राफ में समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है ना। क्या करना है बच्चों, मान लीजिए मैंने एक ऐसा ग्राफ बनाया बच्चों, ठीक है। ये मेरे पास वाई एक्सिस है, ये मेरे पास एक्स एक्सिस, ये तो जानते हो, ऐसे ग्राफ तो जानते होंगे ना बच्चों, ऐसे ग्राफ तो जानते होंगे। अब देखो बेटा क्या करना है आपको, इसमें क्या करना है बच्चों, आपको इसमें 2 पॉइंट बनाने हैं इस ग्राफ पर। आपको इस ग्राफ में क्या करना है बच्चों, 2 पॉइंट बना दी मैंने, बना दी 2 पॉइंट, एक पॉइंट नीचे एक पॉइंट ऊपर। अब क्या करना है आपको, नीचे वाले पॉइंट से ऊपर वाले पॉइंट की तरफ ऐसे बढ़ना है, बढ़ा, ठीक है, और फिर ऐसे जाओगे आप। हो गया बच्चों? ये हो गया क्या? हो गया क्या? बोलो बच्चों, अरे समझ में आया? पहले राइज है ना, फिर मूव करना है। पहले क्या करोगे, राइज करोगे, फिर क्या करोगे, मूव करोगे, ठीक है। तो अब देखो बेटा सुनो, इसमें बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है कि इसमें जो आपने क्या देखा कि जो जो स्लोप है ना, वो क्या है, स्लोप जैसे मान लो ये वाली जो डिस्टेंस है वो मान लो, मैं कह देता हूं, मैं इस डिस्टेंस को ऐसा मान लेता हूं कि ये P है और ये Q है। तो ये जो आपकी जो स्लोप आएगी ना, स्लोप को अपन टेन थीटा से भी दिखाते हैं। तो अब बताओ बच्चों स्लोप क्या आ जाएगी इसके अकॉर्डिंग, ये P है, ये Q है, तो स्लोप क्या आएगी बच्चों बताओ, P/Q आ गया क्या? आपको मैं एक सीधा सीधा, देखो एक मिनट रुको, मैं आपको एक जगह ही दिखाता हूँ, रुको। देखो बच्चों, ये एक डायग्राम है आपके सामने, दिख रहा है आप लोगों को? इसको देखो, पढ़ो क्या कहते हैं, द स्लोप ऑफ द लीनियर फंक्शन, द स्टिफनेस ऑफ ए हिल इज कॉल्ड ए स्लोप, द सेम गोज फॉर द स्टिफनेस ऑफ ए लाइन, द स्लोप इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द वर्टिकल चेंज बिटवीन 2 पॉइंट्स, है ना, द राइज टू द हॉरिजॉन्टल चेंज बिटवीन, है ना, राइज और फिर मूव करना आपको, समझ में आ गया? राइज और लेफ्ट या राइट आप मूव किए। अब देखो बच्चों, ये ग्राफ दिख रहा है आप लोगों को, ये ग्राफ बना रखा है, 2 पॉइंट बना रखे हैं, पहले मैं राइज हुआ और फिर मैं रन किया मैंने। अब लेफ्ट राइट में किधर रन कर रहा हूँ, समझ में आ गया क्या? अरे बच्चों समझ में आ गया क्या नवाबों? अब देखो बच्चों, अगर आप अगर आप राइज होने के बाद राइट साइड मूव कर रहे हो तो स्लोप पॉजिटिव होगा, और राइज करने के बाद अगर आप लेफ्ट साइड मूव कर रहे हो तो स्लोप नेगेटिव होगा। बात समझ नहीं? राइज करने के बाद अगर आप राइट साइड मूव कर रहे हो, राइट साइड, तो स्लोप पॉजिटिव होगा, और लेफ्ट साइड मूव करोगे तो स्लोप नेगेटिव होगा। तो अभी आप किस साइड मूव कर रहे हो बच्चों बताओ, राइट साइड या लेफ्ट साइड? राइट साइड, तो स्लोप कैसा हुआ, तो स्लोप कैसा हुआ, स्लोप पॉजिटिव हुआ बच्चों, ठीक है ना। अब देखो बच्चों आगे, आगे बताऊं?
इस ग्राफ का स्लोप भी क्या होगा? इस ग्राफ का स्लोप भी क्या होगा बच्चों, बताओ? पॉजिटिव होगा? होगा। अब बताओ बच्चों, अगर मैं ये ग्राफ तो कट गया यार, बच्चों समझ में आया क्या? जो मैंने आपसे बोला, जो मैंने आपसे बोला वो समझ में आया? अब बताओ बच्चों, अगर मैं आपसे ये पूछूं, देखिए अगर मैं एक ग्राफ बनाता हूं ऐसा, इस ग्राफ का स्लोप बताओ बच्चों क्या होगा? इस ग्राफ का स्लोप पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा? देखो मैंने क्या बोला आपको, आपको 2 पॉइंट बनाने हैं, इस पे 2 पॉइंट बना लो, ऐसे बना लिया। नीचे वाले पॉइंट से पहले राइज करो, ऐसे राइज किया, राइज करने के बाद आप किधर आए बच्चों? लेफ्ट साइड आए, राइज किया और आप लेफ्ट साइड चले, चले तो राइज किया और लेफ्ट साइड चले तो कैसा आ गया? स्लोप नेगेटिव आ गया क्या? स्लोप नेगेटिव आ गया क्या बच्चों? समझ में आया क्या? अरे बच्चों समझ में आया क्या ना बाबू? ठीक है, अब देखो बच्चों सुनो, सपोज अगर मैं आपसे ऐसा बोलूं, देखो इसका जो स्लोप है वो नेगेटिव है, इसका जो स्लोप है वो पॉजिटिव है। अब देखो, मान लीजिए मैंने एक ऐसा ग्राफ बनाया, ठीक है, इस ग्राफ का स्लोप बताइए, पॉजिटिव या नेगेटिव? बोलो बच्चों, इस ग्राफ का स्लोप पॉजिटिव या नेगेटिव? प्लस या माइनस? माइनस होगा ना। मान लो मैंने ये 2 पॉइंट ले लिए, अगर अपन पॉइंट के अकॉर्डिंग बताएं तो देखो मैं पहले तो राइज करूंगा और फिर मैं लेफ्ट साइड जाऊंगा, मैं किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे बात कर रहा हूं, मान लो मैं इसी पॉइंट पे बात कर रहा हूं, तो बोलो बच्चों स्लोप कैसा आएगा इसका? नेगेटिव आ जाएगा क्या? आ जाएगा बच्चों? अच्छा अब बताओ, अगर मैं ये कहता हूं मेरे पास कोई एक ऐसा ग्राफ है, अब बताओ इस ग्राफ का बोलो स्लोप पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव ना। ये 2 पॉइंट बनाए मैंने, पहले राइज करना है और फिर इधर जाना है, तो हमने राइज करके राइट साइड गई, राइज करके राइट साइड गई तो स्लोप क्या हो गया? पॉजिटिव हो गया ना। हो गया बच्चों? अरे बच्चों समझ में आया क्या? समझ में आया बच्चों? समझ में आया सबको? तो राइज क्या करना है आपको? राइज, राइज के बाद आपको लेफ्ट या राइट मूव करना है, ठीक है ना। राइज के बाद मूव करना है लेफ्ट या राइट, है ना। तो मूव करोगे राइट तो पॉजिटिव और लेफ्ट तो नेगेटिव स्लोप। बोलो बच्चों समझ में आ गया क्या? अरे बच्चों समझ में आ गई क्या बात मेरी? अब देखो बच्चों, एक सिंपल सी चीज जो लास्ट में है वो मैं आपको बता देता हूं, इंटरसेप्ट क्या होता है? देखो इंटरसेप्ट, बच्चों आप लोगों ने ये इक्वेशन पढ़ रखी है क्या? पहले ये बताओ, y इक्वल्स टू mx प्लस c, ये इक्वेशन पढ़ रखी है क्या सब लोगों ने? स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन पढ़ रखी है? पढ़ रखी है बच्चों? ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, ठीक है बच्चों। सपोज मान लो मैं ऐसी इक्वेशन ले लेता हूं, मैंने लिख दिया बच्चों 2x प्लस 5, ठीक है ना। तो देखो बच्चों, इसमें जो m है ना वो तो स्लोप है और जो c है ना वो इंटरसेप्ट है। इंटरसेप्ट का मतलब क्या हुआ? देखो व्हेन वैल्यू ऑफ x इज 0 then value of y will indicate
इंटरसेप्ट, ठीक है ना। मुझे एक बात बताओ बच्चों, अगर मैं क्या करूं, x की वैल्यू को 0 कर दूं तो y की वैल्यू क्या आएगी इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग? बच्चों बताओ क्या आएगी? 2x + 5। अगर मैं x को 0 कर दूं तो y की वैल्यू 5 आ गई क्या? आ गई। तो मुझे एक बात बताओ बच्चों, अगर मैं इस ग्राफ को ऐसे स्टार्ट करना चाहूंगा, ठीक है, ये देखो ये x है, ये y है, ये 0 है ना। x तो 0 है, मतलब x तो यही रहेगा। अब जब x 0 है तो y 0 है या 5 है? y 0 है या 5 है बच्चों बताओ? 5 है ना, यानी वो यहां से स्टार्ट होगा। अरे वो यहां से स्टार्ट होगा, जिस पॉइंट पर काट रहा वहां से स्टार्ट होगा क्या बच्चों? होगा। अब बताओ बच्चों, इसकी स्लोप पॉजिटिव है या नेगेटिव है? इसकी स्लोप पॉजिटिव है या नेगेटिव है? स्लोप क्या है? पॉजिटिव है ना, 2x। अरे स्लोप पॉजिटिव है ना, तो जब पॉजिटिव स्लोप होगी ना, आप ऐसे बताओ। अब अगर मैं देखो, मैंने x की वैल्यू रखी 0। अब बताओ बच्चों, मैं x की वैल्यू अगर 1 रख दूं तो y कितना आएगा बताओ? x की वैल्यू 1 रख दूं तो y कितना आएगा? 7। x की वैल्यू 2 रख दूं तो कितना आया? 9। आप बताओ बच्चों, जैसे जैसे आप x बढ़ा रहे हो y क्या हो रहा है? जैसे जैसे x बढ़ा रहे हो y क्या हो रहा है? इंक्रीज। तो ऐसा आएगा क्या? ऐसा आएगा क्या बच्चों? बोलो, समझ में आ गया क्या ग्राफ? अरे बच्चों समझ में आ गया? समझ में आया क्या? आ गया बच्चों पक्का? बोलो। अब बताओ, अगर मैं ये कहता कि मेरे पास मान लो ये होता, है ना, मैं कहता कि मेरे पास ये 2x - 5, ठीक है, 2x - 5, ठीक है बच्चों। तो मान लीजिए अपन ऐसा लेते हैं, तो ये 0 है, ये प्लस है, ये माइनस है, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। अब बताओ बच्चों, इसका इंटरसेप्ट x की वैल्यू जब अपन 0 रखें तो y की वैल्यू क्या आएगी? x की वैल्यू जब अपन 0 रखें तो y की वैल्यू नेगेटिव आएगी ना, -5 आएगी ना। तो ग्राफ 0 के नीचे से स्टार्ट होगा या 0 के ऊपर से स्टार्ट होगा, पहले तो ये बताओ। 0 के ऊपर या 0 के नीचे? नीचे से ना। मान लो यहां से स्टार्ट किया मैंने, यहां से स्टार्ट किया -5, ठीक है। अब ये ग्राफ क्या होगा? देखो मान लो अगर आपने x की वैल्यू 0 रखी तो ये वैल्यू आई -5। x की वैल्यू 1 रखी आपने तो इसकी वैल्यू क्या आई? -3। x की वैल्यू 2 रखी आपने तो -1। x की वैल्यू 3 रखी आपने तो +1। ये लगातार बढ़ रहा है ना? अरे लगातार बढ़ रहा है ना बच्चों। तो ग्राफ ऐसे जाएगा क्या? ग्राफ ऐसे जाएगा क्या बच्चों बताओ? ग्राफ ऐसे जाएगा बढ़ता हुआ? अरे ग्राफ ऐसे जाएगा ना? हाँ, जाएगा क्या बच्चों? समझ में आया मामला? अरे समझ में आया क्या? अब देखो, इसमें एक बात सिंपल सी सुनो। देखो, when intercept positive, then start graph from, है ना, then start graph above 0, है ना। when intercept negative, then start graph below 0। क्या ये बात समझ में आ गई? इंटरसेप्ट पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव होगा, मतलब 0 से ऊपर से स्टार्ट करेंगे। इंटरसेप्ट नेगेटिव होगा तो 0 के नीचे से स्टार्ट करेंगे। ये बात समझ में आई क्या? ये बात समझ में आई बच्चों? अब देखो, when slope is positive, when slope is positive, then graph will always move in upward direction, ठीक है ना।
वो हमेशा हमेशा अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा। ठीक है, फिर देखिए व्हेन स्लोप इज नेगेटिव, है ना, देन ग्राफ विल मूव, है ना, इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, तो बच्चों कल आपके पेपर का टाइमिंग जो लास्ट टाइम था ना, पिछले जो संडे पेपर हुआ था वो का वही टाइम है, वही टाइम रहेगा, टाइम चेंज नहीं है ना, वही 10 PM पर आपका पेपर होगा, 10 AM, सॉरी PM नहीं, 10 AM मॉर्निंग 10 बजे आपका पेपर है।